नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नव भारत क्लासेस। जैसा कि कल मैं आपको बताया था कि मैं 40 क्वेश्चन पर डे लेकर के आया हूं। कल भी मैं इसी टाइम 40 क्वेश्चंस लेकर के आया था और आप लोगों को बोला भी कि मैं ठीक कल इसी टाइम 40 क्वेश्चंस लेकर के फिर आऊँगा। तो आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, हम रेडी हैं। आप लोग भी रेडी हो जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हमारे साथ और बीपीएससी में अपना एक स्थान निश्चित कीजिए। चलिए, क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। पहले क्या बोलता है, एरिया दे दिया है। क्या दे दिया है भाई? एरिया दे दिया है। क्या दिया है? एरिया दे दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ है? 460 मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 460 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% क्या है? अधिक है। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? 3/20। कितना हो गया? 3/20। ठीक है। अब 15% का फ्रैक्शन हो गया मेरा 3/20। अब कह रहा है कि 15% अधिक है, यानी 20 का 15% क्या है? अधिक है। 20 का 15% क्या है? अधिक है। तो 20 का 15% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 20 का 15% कितना हो गया? 3 हो गया। जब 20 का 15% 3 हो गया तो 3 अधिक है। अगर ब्रेथ मेरा 20 है, लेंथ कितना हो जाएगा मेरा? 20 प्लस 3 कितना हो गया? 27। ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है कि दोनों का एरिया 460 मीटर स्क्वायर है। तो अब देखिए, ये मेरा हो गया 20x, ये मेरा हो गया 23x। तो एरिया क्या हो जाएगा? 10 दूनी 46। 460x स्क्वायर। एरिया एक्चुअल में दिया भी कितना है? 460। 460। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा? 1। एक्स स्क्वायर इजकल टू 1, तो एक्स बराबर 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है? आयत की चौड़ाई पूछ रहा है। तो अब देखिए, वो एक्स बराबर 1 तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20x बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुना 1 बराबर 20। ये आपका क्या हो गया? ब्रेथ यानी चौड़ाई। अगर लंबाई बोलता तो क्या हो जाता? 23 गुना 1 बराबर 23। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ब्रेथ पूछ रहा है यानी चौड़ाई पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। कौन सा हो गया? ए हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधि के अनुपात 23 रेशियो 22 है। यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा? पथ कितना मीटर चौड़ा है? 5 मीटर चौड़ा है। तो आंतरिक व्यास कितना होगा?
ये आपका पूछ रहा है आंतरिक वृत्त का व्यास। तो एक बात बताइए दोस्तों, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछ रहा है तो यानी एक बात क्लियर है कि वृत्त हमारा किस प्रकार का है, ठीक है। अब कह रहा है कि बाहरी पथ जो है 5 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर क्या है? अब इस वृत्त का व्यास, सॉरी इस वृत्त का परिधि और इस वृत्त का परिधि, मतलब छोटे वाले वृत्त का परिधि और बड़े वाले वृत्त का परिधि का अनुपात कितना दिया है? 23 रेशियो, यानी 2 पाई कैपिटल आर बता 2 पाई स्मॉल आर का परिधि कितना दिया हुआ है? 23/20 यही दिया हुआ है, 23/22। अब क्या करना है? 2 पाई खत्म हो गया, यानी कैपिटल आर मेरा, कैपिटल आर बटा स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 23/22, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो कितना हो गया? 23/22। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 23/22 हो गया। अब कहता है आर 5 मीटर क्या है? चौड़ा। 5 मीटर क्या है? चौड़ा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, तो अगर हम इस दोनों का अनुपातिक राशि 23x, ये हो जाएगा 22x, है ना होगा। अब आंतरिक व्यास क्या है निकालने के लिए बोल रहा है, तो यानी आंतरिक व्यास यानी 22 का हम क्या निकाल लेंगे? 22 का अगर हम निकाल लेते हैं आपको वैल्यू, यानी x का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो। अब देखिए कह रहा है कि इसका व्यास, इसका रेडियस यहाँ तक होगा और इसका रेडियस यहाँ तक होगा, तो मतलब बड़े वाले का रेडियस में से छोटे वाले का रेडियस घटा देंगे तो ये वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो हम कहेंगे निकल जाए। अब तो 23x माइनस 22x करेंगे तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों? x बराबर कितना हो गया? 5। x बराबर अगर 5 हो गया तो 22x, यानी आपको छोटा रेडियस का वैल्यू पूछ रहा है, आंतरिक वृत्त का व्यास पूछ रहा है, यानी 22x तो कितना हो जाएगा? 22 गुना 5 बराबर 110, यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, यानी इस केंद्र से यहाँ तक का त्रिज्या 110 है और पूछ रहा है आपसे डायमीटर, यानी 22 पूछ रहा है। तो डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है? दुगुना होता है। डायमीटर रेडियस का क्या होता है? दुगुना होता है। तो 110 का दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 220 कितना हो गया? 220 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ गया? तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, दोनों का 2 पाई खत्म हो जाएगा, इस दोनों का अंतर 5 के बराबर होगा, तो 1 बराबर 5 तो 22 बराबर 110 कैसे होगा? 2 पाई आर लिखे थे कैपिटल आर, 2 पाई आर लिखे थे स्मॉल आर, ये 2 पाई कट जाएगा, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इजिकल टू कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो कैपिटल आर का वैल्यू 23 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर 5 तो 22 बराबर 110 और 23 बराबर कितना हो जाता? 115। अगर आपसे पूछ लेता किसका रेडियस, बड़े वाले वृत्त का रेडियस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आपका 115 हो जाता, तो पूरा कितना हो जाता? 230 हो जाता।
तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बारह सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे? समबाहु त्रिभुज बना, क्योंकि क्या बोल रहा है? भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी जो है एक मेरा कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। एबीसी अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक भुजा बोल रहा है 12-12 सेंटीमीटर। उसके बाद परिवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त बोल रहा है तो मतलब क्या होगा? बाहर से। अंतःवृत्त बोलता तो अंदर से। परिवृत्त बोल रहा है तो परिवृत्त हम इस तरह से बना सकते हैं, क्या नहीं? अब दोस्तों आपसे वैल्यू किसका पूछ रहा है? अंतःवृत्त की त्रिज्या। यही ना, यही पूछता है। चलिए, यानी ओ ए या ओ बी या ओ सी का वैल्यू आपसे पूछ। तो अब दोस्तों एक बात बताइए कि अगर परिवृत्त का त्रिज्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो एक फार्मूला आता है, अगर उस फार्मूला से बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले बाय कंसेप्ट बता देता हूं। अगर किसी त्रिभुज का परिवृत्त है तो वह कोण को समद्विभाजित करेगा। किसको? कोण से। रेडियस उसका होगा, किससे होगा? कोण से। और अंतःवृत्त अगर कहता तो रेडियस किसका हो जाता है? भुजा का। बात समझ में आया? अगर हमको बोल रहा है कि परिवृत्त, तो समद्विभाजित तीनों भुज कोणों का जो समद्विभाजक बिंदु जो होगा वह मेरा परिवृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। अगर अंतःवृत्त बोल रहा है तो अंतःवृत्त अगर बोलेगा तो हम लोग भुजा का समद्विभाजित करके जो सेंटर आता है, तीनों बिंदु जहां पे आकर के मिलता है, उस कटन बिंदु को अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं। और कोण का समद्विभाजित कर देंगे तो उसको परिवृत्त का केंद्र कहते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ कि अगर हम यहां से यहां तक एक लंब डाल दें, क्या डाल दें? लंब डाल। कहोगे जी सर, मैं एडी एक लंब डाल दिया और 90। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एडी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या हो जाता है? √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुने भुजा, यानी √3/2। अब भुजा के लिए कितना है? 12, यानी कितना हो जाएगा? 6√3। कितना हो गया? 6√। अब देखिए मेरा ए से डी तक का वैल्यू मेरा हो गया 6√3, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है एओ का। किसका? एओ का वैल्यू पूछ रहा है। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज की माध्यिका जो है 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? 2:1 में। यानी कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका किसी कोण से भुजा से मिलाया जाता है तो उस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड किया जाता है। किसमें डिवाइड किया जाता है? 2:1 में।
अब देखिए, यानी ए डी का वैल्यू मेरा 6√3 है और रेशियो में 2:1 है, यही ना 3 6√3 के बराबर हो गया। और जब यही 3 6√3 के बराबर हो गया तो एक का वैल्यू 2√3 हो गया, लेकिन हमको किसका निकालना है, एओ का। एओ का मतलब इस 2 रेशियो का वैल्यू यानी 2 का वैल्यू निकालना है। तो 2 बराबर मेरा हो जाएगा 4√3। कितना हो गया, 4√3। कितना हो गया, 4√3। परिवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4√। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। कितना हो गया दोस्तों, 4√3। आपका देखिए 4√3 कहाँ है, तो 4√3 आपका तीनों ऑप्शन में से कहीं नहीं है, प्रयुक्त में से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन निकाल दीजिए। अब एक बात बताओ, बोल रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ चारों ओर का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ फिगर के सभी भागों का क्षेत्रफल। तो अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h), यानी 2 गुना 22/7 r गुना h का वैल्यू कितना है, 14 सेंटीमीटर है, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 700। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे r का वैल्यू निकल जाएगा, तो आयतन हम आसानी से निकाल लेंगे। तो अब देखिए 7 दूनी 22 दिया 22, 4 8 r बराबर, अब जो है r का वैल्यू मेरा निकल गया, तो फार्मूला होता है πr²h। किसका, बेलन का आयतन, यानी 22/7 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 14, 7 दूनी। अब 128 गुना 56 अठी अठी 64 दूनी 108, हाँ 22 दूनी 44, 8 44 गुना 64 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के द्वारा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, बचा 1, 6 चौक 24, 16, 24 और 16, 24 6 40, 1 41, हाथ बचेगा 4, 6 चौक 24, 4 2816 आया है। 2816 क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। भाई यूनिट डिजिट पर भी ध्यान देना, अगर आयतन बोलेगा तो घन सेंटीमीटर लिखा हुआ होना चाहिए, इन्हें की मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, फिर भी टिक कर देना, ये भी चीज आपकी गलत है, इस चीज पर भी ध्यान रखना। तो 2816 क्या होगा, घन सेंटीमीटर होगा कि वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग कहेंगे घन सेंटीमीटर होगा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो गोला है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो आयतन का अनुपात पूछ रहा है। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 4:25। तो अब देखिए आर स्क्वायर, ये पाई में से पाई चला जाएगा, तब R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इक्वल टू 4:25। तो R1 रेशियो R2 बराबर कितना होगा? 2:5। R1 रेशियो R2 बराबर 2:5 हो गया, तो उसके आयतन का, तो अब क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई पाई खत्म हो जाएगा। यानी आर क्यूब का वैल्यू आप निकाल दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा? 8। उसके बाद 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो 8:1:5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है? एक अनावर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब बार बार आने वाला, आवर्ती मतलब बार बार वही संख्या आने वाला। अब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 0.4 हो जाएगा, यह हमारा नहीं होगा। 21/280 है, 3/40। इसको जब करेंगे तो 0.0 7 280, फिर 20 होगा, फिर 0 200 होगा, 40 पंचे 200, ये कट जाएगा, ये भी हमारा। 62x5 हम लोग इसको भी टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। 125x62, 117/62 7 दूना 5 2 7 1 8, ये कटेगा नहीं। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा दोस्तों? 117/62 करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 12 दूनी 24 और 30, 54 1 55 का 5 बचा 5, 77। 77 50। अब जब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद यह आपको जो है आवर्ती दशमलव प्रसार में आना तय है। इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी प्रोसेस से आपको हमको देखना है। अगर बार बार रिपीट आते गया तो वह सही है, नहीं आएगा इस तीनों ऑप्शन में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हुआ, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। देखिए x² प्लस bx प्लस c का कोई वास्तविक शून्य नहीं है। वास्तविक शून्य मतलब उसका कोई भी, जैसे अल्फा बीटा होता है ना, अल्फा एक्स दिखा देते हैं, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मेरा कौन सा समीकरण है? तो यह मेरा द्विघात समीकरण है। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और जब यह मेरा द्विघात समीकरण बन गया तो द्विघात समीकरण में दो शून्यक होता है,
एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। क्या क्या होता है? अल्फा होता है और बीटा होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर एक होगा माइनस बी बाई ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो द्विघात समीकरण का कितना शून्यक होता है? तो द्विघात समीकरण का दो शून्यक होता है। कौन कौन होता है? एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अब कहता है शून्य नहीं है, मतलब इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकलेगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू कब नहीं निकलता है दोस्तों? जब क्या होता है? सी ग्रेट स्मॉलर देन जीरो हो जाता है। क्या होता है? सी स्मॉलर देन जीरो हो जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर है तो इसका वैल्यू कितना होगा? अब दोस्तों देखिए, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर है, ये बहुपद है। बहुपद कितने में है? त्रिघात में है। त्रिघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुपद में जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वह वही बहुपद होगा। अगर यहाँ एक्स पर पावर 4 रहता तो ये चतुर्थात बहुपद होता, चतुर्थ घात बहुपद होता। ठीक है। अब कहता है कि के शून्यक है तो इसका शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक होता है। इसका शून्यक क्या होता है? एक होगा अल्फा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गामा। कौन कौन सा शून्यक होगा? अल्फा बीटा गामा। देखिए आपको दिया हुआ भी है अल्फा बीटा, बीटा गामा, बीटा गामा। अब देखिए इस तीनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा होगा। क्या होगा? अल्फा बीटा गामा होगा। अब अल्फा बीटा गामा हो गया तो अल्फा बीटा गामा मतलब माइनस आर। ठीक है। यानी 1/-टी। ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा है, ये हो जाएगा गामा प्लस, ये क्या हो जाएगा? बीटा गामा है। बीटा गामा है तो अल्फा प्लस, और ये क्या है? अल्फा गामा है तो ये अल्फा गामा है तो बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाय डी। माइनस बी बाय 1/-बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस बी है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस आर हो। ये कट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी बाय आर होता है। क्या होता है? पी बाय आर होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों? सी हो गया। अब कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99 एक्स प्लस 127 के शून्यक हैं तो दोनों धनात्मक, मतलब शून्यक कैसा होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 127 है, 127 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हम दो विधि से बता देते हैं दोस्तों। पहला समझ लीजिए, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 127 किससे डिवाइड होने वाला है? 7, 7 का 7, 57, 19। चलिए ऐसे हटाइए। एक होता है डी ग्रेटर देन जीरो,
डी इक्वल देन 0, एक होता है डी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, डी 0 कब आएगा? डी मतलब हो गया, डी मतलब हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, नहीं सॉरी, डी बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या हुआ आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर, 4ac का मतलब हो गया 4 गुना 127 गुना 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9801 माइनस 127 गुना 4। तो 127 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 दो 10, 4 का 4 1 500। अब जब घटाएंगे तो निश्चित रूप से डी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। डी का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 से बड़ा आ रहा है। और जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो आपका आंसर हमारा हो जाएगा हाँ, डी का वैल्यू जब 0 आ गया तो आपका हो जाएगा एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक धनात्मक और एक, दोनों धनात्मक है, सॉरी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो जाएगा। और d बराबर 0 आ जाता तब मेरा दोनों धनात्मक होता, और d ग्रेटर देन 0 होता, यानी d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फिर भी क्या हो जाएगा? तो अभी देखिए d ग्रेटर देन 0 है कि d ग्रेटर देन 0 है कि d स्मॉलर देन 0 है, तो हम लोग कहेंगे क्या है? d ग्रेटर देन 0 है, यानी एक धनात्मक होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, जोड़ी में अनंत हल, तो k का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू। k मेरा कहाँ है? अनंत हल होने के लिए क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ये मेरा क्या हो जाएगा? अनंत हल होगा। एक होता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c। इसका हो जाएगा अद्वितीय हल, यानी एक हल। और तीसरा होता है एक भी बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो उसका एक भी हल नहीं होगा। अब देखते हैं, अनंत हल बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? a1 बटा a2 अब बराबर c1 बटा c2 ले लेते हैं। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? 3k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इजकल टू क्या हो जाएगा? -5/5, यानी -5/5 कितना हो जाएगा? 3k प्लस 1 बराबर -2, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा? -3k का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो गया हमारा? -1 हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया?
2/x+3/y बराबर 13, तो 5x-4y-2 है, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। दोस्तों ये तो और आसान क्वेश्चन है, तो कितना हो जाएगा? टू बाई एक्स प्लस 3/y बराबर 13, क्या हो जाएगा? एक्स वाई ये हो जाएगा 2y प्लस 3x बराबर 13, क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y बराबर 13x y, क्या हो जाएगा? 13x y, क्या हो जाएगा? 13x
जो होगा +2y और 30x को 33 को 44x से जब काट देंगे तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर -1y। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रैखिक समीकरणों की जोड़ी y बराबर 0 y बराबर -5 का एक हल होगा कि दो हल होगा कि अनंत रूप से अनेक हल होगा। अब बताओ, रैखिक समीकरण बोल रहा है, रैखिक समीकरण बोल रहा है तो एक समीकरण मेरा x + y, रैखिक समीकरण यही होता है हमारा, मतलब उसका बहुपद जो होगा, पावर जो होगा एक ही रहेगा। x + y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक y का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो एक y का x का 0 दिया रहेगा, तो अगर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर -5 दिया है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब x बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर 5 हो जाएगा, तो इसका कितना हल होगा दोस्तों, x बराबर 0 है और इसके कम से कम हल होंगे तो के अनंत रूप से अनेक हल होगा। कितना हल होगा, तो अनंत हल। यदि सी और डी समीकरण x - a x - b - k बराबर 0 के मूल हैं तो ए बी किस समीकरण के मूल हैं, तो ए बी किस समीकरण के, तो ए बी किस समीकरण के मूल हैं, तो ए बी यदि सी और डी समीकरण x - a x - b - k बराबर 0 है तो इसका सबसे आसान क्वेश्चन है ए बी किस समीकरण के मूल हैं, तो x - c x - d + k बराबर 0। x - a सी और डी समीकरण x - a, तो ये मेरा c हो गया, ये मेरा d हो गया, ये k c के बराबर ही है, तो इसका कितना समीकरण हो जाएगा, तो x - c इंटू x - d - k बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा,